बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले आप इस कहानी की दो एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 3 मुलाहिज़ा फरमाएं। बेला की मुज़ाहमत भी बुराई नाम ही साबित हुई और फिर वो भी मेरे साथ उस सैलाब में बहने लगी। तूफान गुजर गया, अब सुकूत और सन्नाटा सा तारी था। ऐसा सन्नाटा जिसने मेरी रूह को भी लपेट में ले लिया था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मैं भी इस हरकत पड़ा था और मेरी आंखें बंद थी। मैं उस कैफियत से बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन बेला की चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। बेला खौफज़दा सी नजरों से मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। उसने मुंह से कुछ बोलने की बजाय इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो मेरी हालत भी वैसी हुई। स्याह रंग के एक बिच्छू मेरे बाएं पैर के टखने की तरफ बढ़ रहा था। पैर और बिच्छू के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था। मैंने बड़ी तेजी से अपना पैर हटाया और उछलकर खड़ा हो गया। उस वक्त बिच्छू ने एक पत्थर पर डंक मार दिया था। वो बिच्छू जिसामत में खासा बड़ा था। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे कुचल दिया और एक तरफ पड़े हुए कपड़े उठाकर झाड़ने लगा। मेरा सारा नशा काफूर हो गया था और मैं हकीकत की दुनिया में लौट आया था। 1 घंटा पहले तक हम तपते हुए सहरा में मौत से पंजा आजमाई कर रहे थे। महफूज जगह पर आकर कुछ सुकून मिला तो हम भूल गए कि मौत का खौफ क्या होता है। मगर यही खौफ हमें एक बार फिर हकीकत की दुनिया में ले आया। तुमने बताया था कि उस पहाड़ी में बहुत से गार हैं। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या ये जगह हमारे लिए महफूज होगी? मेरा मतलब है ये बिच्छू और सांप वगैरह। उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ 2-3 गार ऐसे भी हैं जो इन जहरीले अशरासुल अर्ज़ से बिल्कुल महफूज हैं। बेला ने जवाब दिया। उसने शर्ट के नीचे के सिर्फ 2 बटन लगाए थे और ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ था। मैं कई मरतबा वहाँ आ चुकी हूँ, वहाँ कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गई। तो फिर चलो उसी तरफ चलते हैं, मैंने कहा। हम उस कुशादा दरार से निकलकर पहले पहाड़ी के दामन में आ गए और फिर साथ साथ चलते रहे। सूरज हमारे सरों पर चमक रहा था। क़यामत की इस धूप में कदम उठाना महाल हो रहा था, मगर हम किसी हद तक ताज़ा दम हो चुके थे। ये सुर्ख पहाड़ी लंबाई में तकरीबन 1 मील के रकबे पर फैली हुई थी, लेकिन इस मील का फासला तय करने के बाद बेला फिर एक दरार में घुस गई जो ज्यादा कुशादा नहीं थी। उस आड़ी तिरछी दरार में देर तक चलने के बाद हम एक बार फिर गार में दाखिल हो गए। बेला आगे थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। गार में कुछ दूर तक तो बदम सी रोशनी रही और उसके बाद अंधेरा गहरा होता चला गया। मैं दीवार को टटोलता हुआ बेला के कदमों की आवाज पर उसके पीछे चलता रहा और एक जगह बेला ने रुककर मेरा हाथ पकड़ दिया। उस गार में 3 मोड़ भी आए थे। बेला जिस तरह बेधड़क चल रही थी, उससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला पहले भी यहाँ आती रही है और पहाड़ी के अंदर गारों के उस रास्ते से बखूबी वाकिफ है। एक लम्हे को मेरे दिल में यह ख्याल भी आया था कि बेला मुझे किसी जाल में फांसने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन इस ख्याल को फौरन ही ज़हन से झटक दिया। उस वीराना में उसकी जिंदगी भी मेरी जिंदगी से मशरूत थी। मुझे किसी जाल में फंसा कर वो अकेली यहाँ से निकल नहीं सकती थी। हम तकरीबन 20 मिनट तक उस तंग और तारीख से गारों में चलते रहे और आखिरकार एक कुशादा गार में आ गए। उस गार के दाने से आने वाली रोशनी से गार के उस हिस्से में तारीखी किसी हद तक दूर हो गई थी। बेला ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं इधर उधर देखने लगा। ये गार इतना कुशादा था कि उसमें कम अज कम 100 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। छत कहीं से 7-8 फुट बुलंद थी और कहीं से बहुत ऊंची। दीवारें अगरचे नामवार थी, अलबत्ता फर्श हमवार था। गार के अंदर किसी कदर ठंडक का एहसास भी नुमाया था। बेला गार के दाने की तरफ जा रही थी, मैं भी उसी के पीछे चल पड़ा। गार का दाना ज्यादा बड़ा नहीं था, उसके सामने तकरीबन 50 फुट तक ढलान चली गई थी। दाने की दूसरी तरफ कुशादा सीढ़ियां भी थी जो चट्टान को काट कर बनाई गई थी। सामने तहद्दे निगाह सैराब फैला हुआ था। चमकती हुई धूप में निगाह टिकाना मुश्किल था। सामने कदरे दाईं तरफ एक रास्ता सा भी नजर आ रहा था। यही रास्ता कुदालिया की तरफ जाता है, बेला ने सामने इशारा करते हुए कहा। फासला 7-8 कोस से ज्यादा नहीं। अगर हम सूरज ढलने के आधे घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएं, तो उस वक्त गर्मी भी नहीं होगी और हम अगर रुके बगैर चलते रहे तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों में पहुंच जाएंगे। और अगर रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए तो, मैंने कहा। भटकने का अंदेशा इसलिए नहीं कि ये रास्ता बिल्कुल नुमाया है, निशानदेही के लिए जगह जगह पत्थर भी रखे हुए हैं, बेला ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि लोग अक्सर इस तरफ आते रहते हैं, मैंने कहा। हाँ, बेला ने सारी लाया। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि लोग इस तरफ क्यों आते रहते हैं। हम एक बार फिर गार के अंदर आ गए। बेला दीवार में एक खूह के करीब रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और उस खूह में दाखिल हो गई। उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसके एक हाथ में लंबी सी मशल थी और दूसरे में 2 पत्थर। उसने मशल मुझे थमा दी और मशल के अगले सिरे के करीब पत्थरों को आपस में रगड़ने लगी। पत्थरों में रगड़ लगने से चिंगारियां सी फूट रही थी। चंद लम्हों की कोशिश के बाद पत्थरों से फूटने वाली उन चिंगारियों से मशल भड़क उठी। बेला ने मशल मेरे हाथ से ले ली और दीवार के साथ साथ एक तरफ चलने लगी। मैं भी उसके पीछे था। एक तंग सी दरार से गुजरकर हम एक और गार में आ गए। ये गार भी तंग सा था और छत भी काफी नीची थी। तकरीबन 4 मिनट तक उस सुरंग में चलने के बाद हम एक और कुशादा गार में आ गए। ये किसी हाल की तरह बहुत कुशादा गार था और इसकी छत भी काफी ऊंची थी। छत के ऊपर किसी जगह चट्टान में सुराख था जहां से हवा और रोशनी आ रही थी।
धूप का तकरीबन 2 मुरब्बा फुट धब्बा फर्श पर इस तरह चमक रहा था कि उस पर निगाह ठिकाना मुश्किल था। वसी और इस तारीख गार में छत से आने वाली रोशनी की यह बीम बड़ा पुरअसरार तासिर दे रही थी। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद बेला रुक गई। मशल की थरथराती हुई रोशनी में सामने का मंदिर देखकर मैं हैरान हो गया। सामने एक चबूतरे पर किसी हिंदू देवी की बहुत बड़ी मूर्ति नजर आ रही थी। मूर्ति के सामने का हिस्सा बरहना था, दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे। एक हाथ में डोरियों में परोई हुई नीचे ऊपर 3 थालियां थी, दूसरे हाथ में गंडा सा था जिसे खून टपकता हुआ सा लग रहा था। दोनों हाथ खून आलूद थे। गले में फूलों, पत्तों और मोतियों की मालाओं के अलावा 2 खोपड़ियां उसके दाईं तरफ, 2 बाईं तरफ और एक नाल पर झूल रही थी। देवी की आंखें दहशत ज़दा से अंदाज में फटी फटी और सुर्ख ज़बान बाहर को निकली हुई थी। चेहरे के तासरात से अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे वो शदीद करम में हो। एक तो वो सूरत ऐसी वहशतनाक और फिर मशल की थरथराती हुई रोशनी में और भी खौफनाक लग रही थी। एक लम्हे को तो मैं भी काम कर रह गया। कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी थी जो शायद किसी वक्त भेंट के तौर पर वहां रखी गई थी। ये काली देवी की मूर्ति है। बेला की आवाज मेरी समाज से टकराई। तबाह बर्बादी की देवी। अरसे पहले डाद अपने किसी मिशन पर रवाना होने से पहले काली के कदमों में इंसानी जान की भेंट चढ़ा दिया करते थे। डाकू आज भी इसे मानते हैं, लेकिन अब किसी इंसान की नहीं, बकरी वगैरह की भेंट दी जाती है। काली की पूजा पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। इसके मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। पहले तो काली के हर बड़े त्योहार पर इसके चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाती थी, मगर अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है। ये गार अगरचे मंदिर नहीं है, मगर इसे मंदिर से ज्यादा पवित्र समझा जाता है। हर साल दिसंबर में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर से काली के मानने वाले यहाँ जमा होते हैं और हिंदुस्तान में ये वह जगह है जहाँ अब भी इंसानी जान की भेंट चढ़ाई जाती है। वो तेगा देख रहे हो? उसने चबूतरे पर रखे हुए खून आलूद तेगे की तरफ इशारा किया। पिछले दिसंबर में उस तेगे से इस जगह काली की खुशनुदी के लिए एक इंसान का खून बहाया गया था। तीगे पर जमा हुई ये खून वही है। ये उस वक्त साफ किया जाएगा जब अगले दिसंबर में यहाँ किसी और इंसान की भेंट चढ़ाई जाएगी। ये उस वक्त साफ किया जाएगा जब अगले दिसंबर में यहाँ किसी और इंसान की भेंट दी जाएगी। तुमने तो बताया था कि इंसानी जान की भेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेले के मौके पर यहाँ पुलिस भी मौजूद होगी क्या? उन दिनों यहाँ इंसानों का सैलाब होता है, बेला ने जवाब दिया। किसी को पता नहीं चलता कि कब, किस वक्त और किसकी भेंट चढ़ाई गई है। जब प्रसाद बढ़ता है तो लोग समझ जाते हैं कि देवी की पूजा शुरू हो चुकी है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आम दिनों में ये गार गैर महफूज ही रहता होगा। पुलिस ने कभी इस मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा, कई मरतबा ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, बेला ने जवाब दिया। काली अपनी हिफाजत खुद करती है। इस नीयत से जो भी इस तरफ आया पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया। कदालिया अगरचे ज्यादा दूर नहीं, मगर इस तरफ आने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक अनदेखी कुव्वत है जो इस तरफ आने वाले रास्ते की निगरानी करती है। कदालिया के सब लोग ही उस पुरअसरार कुव्वत से खौफजदा हैं, इसलिए किसी ने कभी इस तरफ आने का रुख नहीं किया। और तुम शायद उस कुव्वत से वाकिफ हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी और उस पुरअसरार कुव्वत को मालूम था कि तुम लोग इस तरफ आ रहे हो, इसलिए कोई रुकावट पेश नहीं आई। बेला मुस्कुरा कर रह गई। तुम्हारी ये बातें और ऊँटों की मुस्कुराहट इन बातों की तरदीद करती है जो तुमने रास्ते में बताई थी। मेरा मतलब है वो लव स्टोरी। आओ अब वापस चलें। उसने मेरी बात टाल दी। मैंने भी अपनी बात पर जोर नहीं दिया। हम उसी सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए वापस आ गए। बेला ने मशल दीवार में बने हुए एक सुराख में फंसा कर बुझा दी और कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मैंने अपने कंधे से मशकीजा उतार कर पानी के चंद घूंट पिए और फिर मशकीजा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके पास भी दूसरा मशकीजा मौजूद था, मगर उसने मेरे हाथ से मशकीजा ले लिया और पानी पीने के बाद मशकीजा जमीन पर रख दिया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे मैंने अंदाजा लगा लिया है कि सिंध के वडेरे रईस कुब्बू का और तुम्हारा ताल्लुक किसी बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक किस्म के गिरोह से है। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, मैं उस गिरोह के बारे में ज्यादा जानने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था। तुम्हें कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा था ये जानने की भी शायद अब तुम्हें जरूरत नहीं है, बेला ने जवाब दिया। मैं उस सिलसिले में कुछ जानती भी नहीं। जो लोग तुम्हें कहीं ले जाना चाहते थे उन्हें तुमने रास्ते ही में खत्म कर दिया। वैसे तुम वाकई बहुत दलेर हो। एक आदमी हथकड़ी होने के बावजूद तुमने जिस तरह उन तीनों को खत्म किया था वो काबिले तारीफ है। तुम्हारी बहादुरी की तारीफ तो आचर भी कर चुका था। तुमने बंदी खाने में उन दोनों की जिस तरह पिटाई की थी उसका भी मुझे मीरा से पता चल गया था। और रास्ते में तुमने जो कुछ भी किया उस पर तो मैं अब भी हैरान हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने उसे घूरा। तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। वो मुस्कुराई। मैं वाकई कुछ नहीं जानती। वैसे भी चंद घंटों बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। कदालिया पहुंचने के बाद तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आजाद हो। ओह, मैं चौंक गया। क्या वाकई? हाँ। वो फिर मुस्कुरा दी। मगर मुझे हैरत है कि तुम उन लोगों के हाथ कैसे लगे। तुम्हारे बाजुओं में भरी हुई कुव्वत और हौसले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम 2-4 आदमियों के बस के नहीं हो। फिर उनके काबू में कैसे आ गए?
मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक किस्म का गिरोह है और इस गिरोह में तुम जैसी हसीन लड़कियों की भी कमी नहीं जो मुझ जैसे लोगों को फांसने में अहम किरदार अदा करती हैं, और वो भी तुम जैसी हसीन लड़की थी। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हसीन और जवान लड़कियां मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। चंद रोज पहले मैं अपने एक अजीज की तलाश में उमरकोट आया था। मालूम करने पर पता चला कि मेरा वो अजीज 6 महीने पहले जा चुका है, जहाँ मिर्चों के एक बेव्यापारी के पास मुलाजिम है। वो शाम का वक्त था। मेरा ख्याल था कि रात किसी छोटे मोटे होटल में गुजार कर सुबह की बस से कंदरी चला जाऊंगा। मैं एक सड़क पर जा रहा था कि एक कार मेरे करीब आ रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा वो बहुत देर से मुझे सड़कों पर फिरते हुए देख रही थी। अगर मुझे कोई परेशानी हो तो वो मेरी मदद करने को तैयार है। मैंने अपनी परेशानी बता दी। उसने बताया कि वो एक वडेरे की बेटी है, अगर मैं पसंद करूं तो उसके साथ चलूं, रात उनका मेहमान रहूं, सुबह मुझे कंदरी भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। हकीकत यह है कि उस लड़की को देखकर मेरी राल टपक पड़ी। मैं कुछ कहे बगैर उसकी कार में बैठ गया। वो मुझे शहर से बाहर एक मकान में ले आई। उस मकान में 2 अधेड़ उम्र औरतों के सिवा और कोई नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की ने बताया कि उसका बाप मीरपुर खास गया हुआ है और कल दोपहर से पहले उसकी वापसी नहीं होगी। वो मेरी खातिर बिदारत में लग गई। पहले चाय के साथ पुरतकल्लुफ नाश्ता, फिर रात के खाने में फ्राई मुर्गी और बहुत सी चीजें। खाने के बाद वो मुझे एक बेडरूम में ले आई। बातें करते उसने टीवी पर बेहुदा सी फिल्म लगा दी। उस वक्त मेरे दिल में शुबा पैदा हुआ कि वो कोई आवारा मिजाज लड़की है जो अपने मतलब के लिए मुझ जैसे लोगों को फंसा कर यहाँ ले आई है। अगर ऐसा ना होता तो वो एक अजनबी से इस तरह बेतकल्लुफ ना होती और टीवी पर वो बेहुदा फिल्म ना लगाती। मेरा ये शुबा दुरुस्त निकला। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई और पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आना चाहती थी, और मैं तो पहले ही से उसके लिए तैयार था। मेरे हाथ हरकत में आ गए। उसने कोई एहतजाज नहीं किया। वो तो मुझे लाई ही इस मकसद के लिए थी। उसकी दबी दबी सी हंसी मेरे अंदर इश्तियाल पैदा कर रही थी। मेरे आवाज बिखर गए। मैंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा था कि उसका कोई और मकसद भी हो सकता है। वो मेरी दस्तरस में थी और मैं इसके अलावा कुछ और सोचने को तैयार ही नहीं था। मगर इससे पहले कि मैं उसे पूरी तरह जेर करता, मेरे सर पर जोरदार धमाका हुआ। मेरे 14 तबक रोशन हो गए। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। होश आया तो अपने आप को मुकद्दम और मीरा जैसे जल्लादों के कब्जे में पाया जो मुझे एक बंद वैन में कहीं ले जा रहे थे। हमारा सफर खंडर नुमा उस इमारत में खत्म हुआ जहाँ मुझे 3-4 दिन कैद रखा गया। वहां थे आचर ने मेरी धुनाई कर दी और फिर अगले रोज सुबह जब मैंने भागने की कोशिश की तो फिर उनके काबू में आ गया। आचर के लिए तो पहले दिन ही से मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई थी और जिस तरह मैंने उसे मौत के घाट उतारा वो उसी नफरत का नतीजा था। मेरा ख्याल है तुम सिंधी तो नहीं हो, शायद पंजाब के किसी इलाके से ताल्लुक है तुम्हारा, उसने मेरे खामोश होने पर कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने जवाब दिया। मैं पंजाब के एक शहर कसूर का रहने वाला हूँ। ओह कसूर, वही मलका तरन्नुम नूर जहाँ का कसूर? वो बोल पड़ी। हाँ लगता है तुम पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैंने उसे घूरा। तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प हैं, मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ, उसने कहा। मैं चंद में खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने बारे में बताने लगा। कसूर से चंद मील आगे सरहद की तरफ दरियाए ब्यास के किनारे एक गाँव है गंडा सिंह वाला। उससे 1.5 कोस के फासले पर एक और छोटी सी बस्ती है जिसका कोई नाम नहीं। बस्ती 25-30 घरों पर मुश्तमिल है। मेरा बाप बशीर मोहम्मद उसी बस्ती की मस्जिद का इमाम था। मेरा नाम नजीर मोहम्मद रखा गया, लेकिन सब लोग मुझे नाजी कहकर पुकारते थे। मेरा बाप भी मुझे अपनी तरह मौलवी बनाना चाहता था, लेकिन मैं तालीम हासिल करके बहुत बड़ा अफीसर बनना चाहता था। मिडिल तक की तालीम तो मैंने गंडा सिंह वाला में हासिल की और फिर मुझे कसूर के हाई स्कूल में दाखिला देने के लिए कसूर जाना पड़ा। वहाँ मेरी रिहाइश का बंदोबस्त शुजा नामी एक शख्स के यहाँ किया गया था जो मेरे बाप का दूर का रिश्तेदार था। शुजा का पूरे शहर में बड़ा नाम था। मुझे जल्दी पता चल गया कि शुजा उस छोटे शहर का बहुत बड़ा बदमाश है और स्मगलरों के गिरोह का सरगर्म रुकन भी है। ये लोग अनाज, सोना और हर वो चीज इंडिया को स्मगल करते थे जिससे उन्हें कुछ हासिल होता था। रात के अंधेरे में सरहद पार करने के लिए ये लोग छोटी छोटी बस्तियों के रास्ते इस्तेमाल करते थे। मेरा 1 साल तो खैरियत से गुजर गया। फिर शुजा ने मुझे भी अपने उस घिनौने बिजनेस में शामिल कर लिया। मैं गिरोह के 2 आदमियों के साथ महीने में 3 मरतबा सरहद पार करके शहर फिरोजपुर का भी चक्कर लगा आया करता था। मुझे उस काम से शदीद नफरत थी। हमारे लोगों का मुंह का नवाला छीन कर दुश्मन को खिलाया जा रहा था। मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मेरी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा था, मगर शुजा की मार पीट और धमकियों ने मुझे उनका साथ देने पर मजबूर कर रखा था। एक रात हमारे गिरोह के चंद आदमी लाखों रुपए का माल लेकर सरहद पर जाने वाले थे। शुजा भी उस पार्टी में शामिल था और मैं भी, लेकिन ऐन वक्त पर मैं बीमार पड़ गया। मैंने उस पार्टी के बारे में पहले ही से पुलिस को इतला दे दी थी। अगर साथ जाता तो मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। रात 2 बजे के करीब पुलिस और रेंजर की एक मुश्तरका पार्टी से स्मगलरों की उस पार्टी का तसादुम हो गया, जिसमें 2 आदमी रेंजर के और 3 स्मगलरों के मारे गए। शुजा गिरफ्तार हुआ और उसे 3 साल की सजा हो गई।
शुजा की उम्र उस वक्त 45 साल के लगभग थी और उसकी बीवी की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, जबकि मैं उस वक्त 16-17 का हूँगा। उनके घर रहते हुए मैंने महसूस किया कि रज़िया मुझे अक्सर अजीब सी नजरों से देखती रहती थी। कई मरतबा वो मुझे अपने साथ लिपटा कर प्यार भी करती, मुझे दबोचती और मेरे रुखसारों के बोसे लेती। मैं समझता था कि चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए रज़िया मुझे प्यार करती थी। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला कि उसके दिल में ममता की तड़प नहीं, हवस की आग भड़क रही थी। मैंने शुरू ही से खूब कद काट निकाला था। 16-17 साल की उम्र ही में मैं भरपूर जवान नजर आने लगा था। गोरी चिट्टी रंगत, ठोस जिस्म, लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा उठती थी। शुजा के जेल जाने के चंद रोज बाद मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था कि मुझे अपने सीने पर बोझ सा महसूस हुआ। मेरी आंख खुल गई। कोई मेरे साथ लिपटा हुआ था। वो रज़िया थी जो मेरे लिहाफ में घुसी हुई थी। मैंने उठना चाहा तो रज़िया ने मुझे पकड़ कर लिटा दिया। लेटे रहो। उसकी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए तुम्हारे साथ लेट गई हूँ। और फिर ये इंकिशाफ मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ कि रज़िया को सर्दी लग रही थी, मगर उसके जिस्म पर लिबास नहीं था। मैंने एक बार फिर उठना चाहा तो उसने मुझे दबोच लिया। आराम से लेटे रहो, वरना मैं उठकर शोर मचा दूंगी कि तुमने। रज़िया ने जुमला मुकम्मल नहीं किया, लेकिन मैं उसका मतलब समझ गया। मैंने हथियार डाल दिए। रज़िया के हाथ बड़ी सूरत से हरकत कर रहे थे। मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। सनसनी की लहरें मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। सीने में आग सी भड़क उठी। मैं रज़िया की हदायत पर अमल करता रहा। उस रात मुझे जिंदगी का एक नया तजर्बा हुआ। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था। रज़िया ने मुझे एक नई लज्जत से आशना किया था। दिन भर फिर मुझ पर अजीब सी नशे की कैफियत तारी रही। उस रोज मैं स्कूल नहीं गया और दिन भर बार बार कनखियों से रज़िया की तरफ देखता रहा। उसके होंठों पर भी दिन भर अजीब सी मुस्कुराहट खेलती रही। और फिर ये आए दिन का मामूल बन गया। इम्तिहान में सिर्फ 3 महीने रह गए थे। स्कूल तो जाता, पर पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल ना लगता। ध्यान कहीं और रहने लगा। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान तो दे दिया, लेकिन मुझे किसी अच्छे रिजल्ट की तवक्को नहीं थी। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। शायद रज़िया से उन अनोखे ताल्लुकात से पहले की पढ़ाई काम आ गई थी। फिर न जाने क्या हुआ कि रज़िया मुझसे नाराज हो गई। उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। चांद रोज बाद मैंने मोहल्ले के अपने जैसे गबरू जवान को रज़िया के घर से निकलते देखा तो मुझे उसकी नाराजगी की वजह भी समझ में आ गई। मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली और रज़िया को भूल गया। कसूर शायद पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर है। चमड़ा साफ करने के छोटे बड़े लातादाद कारखाने हैं। उन फैक्ट्रियों की वजह से आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की इंतहाई हद से भी कहीं ऊपर जा चुकी है। चमड़े के उन कारखानों से बहने वाला गंदा पानी सड़कों और गलियों में जोड़ों की सूरत में खड़ा रहता है। उस गंदे पानी में शामिल केमिकल ज़ेरे जमीन पानी को भी मुतासर कर रहे हैं। हैंडपंप्स में आने वाला कड़वा पानी पीने के काबिल नहीं रहा। लोग मुख्तलिफ मौलिक बीमारियों का शिकार हैं, मगर ना तो महकमा सेहत उस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार है और ना ही दूसरे मुतलका महकमे। बहरहाल शुजा को जेल गए हुए 2.5 साल हो चुके थे। 2 महीने और गुजर गए और फिर एक रोज पता चला कि वो जेल से रिहा होकर आ गया है। मैं उन दिनों लाहौरी महल्ले के एक मकान में रह रहा था, जहाँ मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था। उस टूटे फूटे मकान में 2 ही कमरे सलामत थे। एक में बूढ़ी मालिका अकेली रहती थी और दूसरा मेरे पास था। दोनों कमरों के बीच वसी सेहन हायल था। मेरे कमरे का दरवाजा गली की तरफ खुलता था। उस रात मैं होटल से खाना खाकर कमरे में आकर लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो शुजा को देखकर न जाने क्यों मेरा दिल कांप उठा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी भी था। 3.25 साल तक जेल की सख्तियों ने शुजा के कस बल निकाल दिए थे। वो खासा कमजोर नजर आ रहा था। उन दोनों ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। और फिर जल्दी ये इंकिशाफ भी हो गया कि शुजा को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। उसे जेल में किसी पुलिस वाले ने बताया था कि 3 साल पहले उनकी मुखबरी मैंने की थी, जिसके नतीजे में ना सिर्फ उनका लाखों का माल पकड़ा गया था, बल्कि उनकी पार्टी के 3 आदमी मारे गए थे और शुजा को भी तवील अरसे जेल में गुजारना पड़ा था। उसे मेरे और रज़िया के नाजायज ताल्लुकात के बारे में भी पता चल गया था। मैं अगर चाहता तो अपने किसी बंदे के जरिए तुम्हें बहुत पहले मरवा चुका होता, शुजा कह रहा था। लेकिन मैंने अपने हाथों से तुम्हें सजा देने का फैसला किया था। मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मेरी इज्जत से खेलते रहे। नमक हराम। मैंने एक एक पल कांटों पर गुजारा है और मुझे सुकून उस वक्त मिलेगा जब तुम्हें खून में लथपथ अपने कदमों में लुढ़कते हुए देखूंगा। शुजा ने पिस्तौल निकाल लिया। उस वक्त न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा होगी कि मैंने झपट कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। शुजा को शायद इसकी तवक्को नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैं पेट दर पे रहकर दबाता चला गया। पहली गोली उसके पेट में लगी, दूसरी सीने में, और जब वो आगे को झुका तो तीसरी गोली ने उसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। वो मुझे अपने कदमों में खून में लथपथ तड़पाना चाहता था, लेकिन खुद मेरे कदमों में ढेर हो गया। उसका दूसरा साथी दहशत ज़दा सी नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता, मेरे पिस्तौल से निकलने वाली गोली उसके कंधे में पेवस्त हो गई।
वो चीखता हुआ गिरा, दूसरी गोली उसके पहलू में लगी। मैंने उन दोनों को मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन अब मुझ पर खौफ तारी होने लगा था। मुझे अपनी आंखों के सामने फांसी का फंदा नजर आने लगा। मैंने पिस्तौल फेंक दिया, ट्रंक में रखे हुए रुपए निकालकर जेब में डाले और कमरे से बाहर आ गया। इत्तेफाक से उस गली में कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से एक तरफ चलने लगा। पहले मैंने सोचा कि गांव चला जाऊं, मगर ख्याल आया कि गांव में तो फौरन ही पकड़ा जाऊंगा। मैं लारी अड्डे पहुंच गया। उस वक्त लाहौर जाने वाली एक बस अड्डे से निकल रही थी। मैं दौड़कर उसमें सवार हो गया। मेरे पास 6-7 रुपए थे जो कई महीनों से थोड़े थोड़े से बचा कर जमा किए गए थे। मेरा ख्याल था कि ये रकम 10-15 दिन के लिए काफी थी। इसी दौरान मैं कोई बंदोबस्त कर लूंगा। लाहौर में मैंने पहली रात रेलवे स्टेशन के सामने एक चारपाई होटल में गुजारी। बड़े शहरों के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों के आसपास ऐसे लातादाद गरीब परवर होटल होते हैं जहां सिर्फ 5 रुपए चारपाई का किराया देकर रात गुजारने की जगह मिल जाती है। ऐसे होटलों में खाना भी सस्ता होता है, लेकिन पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। हर घंटे 2 घंटे बाद कोई ना कोई संतरी टपक पड़ता है। कौन है, कहां से आए हो, कहां जाना है, जैसे सवालात करके हर पुलिस वाला कुछ ना कुछ ऐंठ कर चला जाता है। उस एक रात में मेरी जेब से भी इसी तरह 50 रुपए निकल गए थे। इस तरह मुझे वो होटल बहुत महंगा पड़ा। मैं काम और पनाह की तलाश में एक हफ्ता मारा मारा फिरता रहा और आखिरकार दिल्ली दरवाजे के बाहर एक होटल में काम मिल गया। आराम करने का मौका नहीं मिलता था। रात 12 बजे के बाद मैं छत पर जाकर सो जाता, मगर सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। 1 महीने बाद इंकिशाफ हुआ कि उस होटल का मालिक बरौन शुगर का कारोबार करता था और उसकी असल आमदनी वही थी। मैंने बाज बड़े बड़े लोगों को चिमचिमाती गाड़ियों पर और कई सादा लिबास पुलिस वालों को भी वहां आते देखा था। पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म कर दी जाती, वो चाय पीते और सेठ को सलाम करके चले जाते। एक रोज होटल पर आने वाले एक गाहक को देखकर मैं चौंक गया।